गाइस, जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा था सेमेस्टर 5 के लिए, तो हमारा आज का टॉपिक है जागीरदारी व्यवस्था। हमारा आज का क्या टॉपिक है? जागीरदारी व्यवस्था क्या है। जो मुग़ल काल में जो जागीरदारी व्यवस्था था, उस पर हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना और कहीं भी स्किप नहीं करना। और ये वीडियो किसके लिए फ़ायदेमंद होगा? जो हिस्ट्री ऑनर्स लिया है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑनर्स को 11 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने की संभावना पेपर में बहुत ही अधिक है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना। और कहते हैं कि जागीरदारी व्यवस्था क्या था। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना। बार बार बोल रहे हैं कि समझना है तो वीडियो को अंत तक देखना। देखिए, मनसबदारों को जब नगद के वेतन, देखिए जब जो मनसबदार था उसको जब नगद का वेतन के बदले में, मतलब पैसा के बदले में, नगद रुपया के बदले में किसी भू क्षेत्र का राजस्व आवंटित किया जाता है, तो वो उनकी जागीर या त्यूल के कही जाती थी। मेरा कहने का तात्पर्य है, जो मनसबदार था वो क्या किया कि अब नगद के बदले, मतलब पैसा के बदले वो भूमि दिया। ठीक है, भू क्षेत्र दिया। देखिए यहाँ का लिखा है भूमि क्षेत्र दिया, और भू क्षेत्र दिया। अब उसी से भू क्षेत्र से वो राजस्व को आवंटित करेगा और कुछ परसेंट अपने को रखेगा और कुछ को मनसबदार को देगा। क्योंकि मनसबदार का किया कि नगद के वेतन अब दे दिया, व्यक्ति को दे दिया, क्षेत्र दे दिया, उस क्षेत्र में अपना राजस्व आवंटित करेगा और राजा को भी देगा और कुछ परसेंट अपना पास भी रखेगा। ठीक है, जिसे क्या कहा गया? जिसे जागीरदारी व्यवस्था कहा गया। ठीक है, अभी हम बताएंगे जागीरदारी व्यवस्था का प्रकार भी बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, जिसको जागीर या त्यूल कहा गया। ठीक है, जागीर या त्यूल कहा गया। जागीर प्राप्तकर्ता को जागीरदार अथवा त्यूलदार कहा जाता था, जिसे जागीर दिया जाता। जैसे कि हमको क्या हुआ कि नगद का वेतन, जैसे कि हमको ले लीजिए, हमको नगद वेतन के बदले हमको कोई भू क्षेत्र दे दिया। ठीक है, भू क्षेत्र दिया और वहाँ से हमको राजस्व आवंटित करना है। ठीक है, वहाँ से हम कुछ रखना है और कुछ देना है। तो हम क्या हुए? हम जागीरदार हुए। हम जागीरदार हुए या फिर हम त्यूलदार हुए, क्योंकि हमको दिया गया है। ठीक है, तो जागीरदार को इस भू क्षेत्र को लगान एवं अन्य करों वसूली के अधिकार होता था। जो जागीरदार होता था, जैसे कि हमको क्षेत्र दिया, उस क्षेत्र में हमको लगान उठाना है, कर उठाना है, वसूली उठाना है, तीनों प्रकार का हमको अधिकार दिया गया उस क्षेत्र में, जो क्षेत्र हमको दिया गया है। ठीक है, और देखिए इसी धन से, जो धन मेरा पास है, इसी धन से वो अपना वेतन भी और अन्य प्रशासनिक खर्च प्राप्त करता था। वो कुछ परसेंट अपना वेतन भी और अन्य प्रशासनिक खर्च जो होता था गाँव में, शहर में, वो भी करता था उसी पैसा से, वही राजस्व से। ठीक है, जागीरदारी व्यवस्था का नींव अकबर के काल में पड़ा। जो जागीरदारी व्यवस्था कब से लागू हुआ, आप क्वेश्चन पूछ सकता हो ऑब्जेक्टिव में, तो अकबर के काल से लागू हुआ। ठीक है, किंतु इनका विकास शाहजहाँ के काल में हुआ। लेकिन इनका विकास कहाँ हुआ, किसका काल में हुआ था? शाहजहाँ के काल में हुआ था। ठीक है, तो जागीरदारी की अनुमानित आय को जमा या जमानदानी तथा वास्तविक रूप से प्राप्त होने वाली आय को हाल ए हासिल कहा गया। देखिए एक नया है। देखिए कहने का तात्पर्य है, जागीर की अनुमानित आय मतलब कि जैसे कि मेरा खेत जो दिया है जागीर में, हम जागीरदार हैं, तो हम अनुमानित मान लिए कि हाँ कि 1 लाख 2 लाख होगा, तो वही जो पैसा होगा उसी को जमा या फिर जमानदानी कहा गया। ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से प्राप्त आय मतलब कि हाँ इतना हुआ, मतलब गारंटी प्राइस, मतलब कि हाँ इतना हुआ तो हुआ, मतलब 1 लाख का हम ठाने थे तो 1 लाख हुआ, तो वास्तविक आय हुआ, मतलब ओरिजिनल हुआ, तो उसको क्या कहा गया? उसका नाम था हाल ए हासिल। हाल ए हासिल। ठीक है, और जो अनुमान के गेस किए थे उसको जमा या जमानदानी कहा गया। ठीक है, ये व्यवस्था स्थानांतरित थी। ठीक है, ये अनुवांशिक जागीरों का भी उल्लेख है। देखिए कहने का तात्पर्य, देखिए ये स्थानांतरित थी। कहने का तात्पर्य कि यदि हमको दिया, हमको मिला, तो मेरे बेटे को नहीं मिलेगा, कुछ ही परसेंट मिल सकता है। मतलब गारंटी नहीं, कहीं के उल्लेख है कि उसके अनुवांशिक मतलब है, कहीं के उल्लेख है, लेकिन ये अधिकतर स्थानांतरित था। मतलब कि हमको दिया तो हम दूसरा को दे दिए, मतलब स्थानांतरित होता गया, बदलता गया। ठीक है, यद्यपि कुछ अनुवांशिक जागीर था, जैसे कि अभी हम बताएं, जागीर कई प्रकार के होते थे। ठीक है, अब हम जागीर के प्रकार आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो अभी टेलर था,
पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। जागीर का प्रकार पढ़ना है अभी, तो वीडियो का अंत तक देखना, हम बार बार बोल रहे हैं। सबसे पहले जागीर का सबसे पहला देखिए, हम आपको क्या बता रहे हैं, अभी प्रकार बता रहे हैं जागीर का। जागीरदारी व्यवस्था का हम प्रकार बता रहे हैं, ठीक है। जागीर का बहुत ही प्रकार है। जैसे कि पहला प्रकार देखिए, जागीर तनख्वाह, ठीक है। जागीर तनख्वाह, तनख्वाह मतलब क्या हुआ, पैसा हुआ, जैसे कि हम जानते हैं। नगद वेतन के बदले प्रदान किए जाने वाले जागीर को जागीर तनख्वाह कहा जाता था, ठीक है। नगद वेतन के बदले प्रदान किए जाने वाले जागीर, मतलब समझ रहे हैं। आगे देखिए, इसमें भूमि पर स्वामित्व नहीं था, मतलब कि जो नगद के बदले जो आपको जो भूमि दे रहा है, जो जागीर दे रहा है, जैसे कि अभी बताएं हम, जागीर का अर्थ क्या है। जागीर का अर्थ है कि पैसा के बदले आपको भूमि दिया, तो वही बोला, नगद के वेतन के बदले दे रहा है आपको, पैसा के बदले जागीर दे रहा है। लेकिन इस भूमि पर स्वामित्व नहीं था, मतलब कि जिस चीज़ को भी देता था ये जागीर, वहाँ भूमि का स्वामित्व नहीं था इसमें जागीर तनख्वाह में। ये जागीरें वंशानुगत भी नहीं था, बल्कि इनके अधिकारों का सामान्यतः 3-4 वर्षों में स्थानांतरण कर दिया जाता था। हाँ देखिए, इनका अधिकार कुछ था, कुछ परसेंट, मतलब कि 3-4 साल के मतलब के अंतर्गत था, लेकिन इसको बाद में दूसरे व्यक्ति को अधिकार भी दे दिया गया जाता था और जागीर भी दे दिया जाता था। 3-4 साल के बाद स्थानांतरित हो जाता था। वंशानुगत नहीं था कि बेटा हुआ, बेटा जागीर था तो बेटा ही, बाप का जागीर था तो बेटा भी होगा, ठीक है। तो ये स्थानांतरित होता था, ठीक है। वंशानुगत नहीं था। तो हो गया पहले जागीर तनख्वाह, नगद के बदले आपको जागीर दिया जाता था, ठीक है। आपको क्या याद रखना, आपको सिर्फ नगद का वेतन के बदले जागीर दिया जाता था, बस यही याद रखना है, बस यही, ठीक है। यही याद रखना है और कुछ याद नहीं करना है। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है मसूरत जागीर, ठीक है। क्या है मसूरत जागीर, कलर चेंज कर लेते हैं। मसूरत जागीर, जब किसी व्यक्ति को किसी शर्त पर जागीर दी जाती थी तो उसे मसूरत जागीर कहा जाता था, किसी शर्त पर, ठीक है। किसी शर्त पर, मतलब कि बता दिया कि हाँ आपको ये शर्त है कि आपको किसी न किसी कारण से जागीर दिया जाता है, शर्त है। किसी शर्त पर यदि कोई व्यक्ति को जागीर दी जाती थी तो उसे मसूरत जागीर कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वतन जागीर। अब देखिए वतन जागीर क्या होता था, ठीक है। यदि मनसबदारों को उनके अधिराज्य अथवा अधिकार क्षेत्र का भू राजस्व आवंटित किया जाता है तो उसकी वेतन जो उसकी वतन जागीर कहलाती थी, मतलब समझे। जो मनसबदार हुआ करता था उसके अधिकार क्षेत्र का भू राजस्व आवंटित किया जाता था। जैसे कि हम मनसबदार हुए, मेरा एक अधिकार क्षेत्र है, मतलब इतना बड़ा एरिया है, तो वहाँ पे हम भू राजस्व आवंटित करेंगे अपना, तो वो क्या हुआ, मेरा अपना वतन का हुआ, अपना वतन जागीर हुआ, मतलब मेरा वतन, मेरा अपना मनसबदार है, मेरा अपना अधिकार क्षेत्र है, तो मेरा ही होगा ना, तो वतन जागीर कहलाता था, ठीक है। उसी में देखिए आगे क्या बताया गया, यदि वतन जागीर की आय मनसबदार का वेतन से कम होता था, देखिए जो वहाँ का मनसबदार हुआ करता था, ठीक है, और जो वतन का जागीर हुआ करता था उनका वेतन कम होता था, किससे, तो मनसबदार से होता था, ठीक है, उससे कम होता था, तो उसे अतिरिक्त रूप से जागीर तनख्वाह प्रदान कर इस कमी को पूरा किया जाता था। और वतन जागीर वंशानुगत होती थी, देखिए वतन जागीर वंशानुगत होती थी, इन अधिकारियों को हस्तांतरण भी नहीं होता था। आरंभ में वतन जागीरों को अकबर ने केवल राजपूत शासकों को प्रदान की थी, किंतु बाद में अन्य वंशानुगत शासकों को भी प्रदान किया गया। देखिए कहने का तात्पर्य, देखिए मतलब पहले क्या हुआ था कि अकबर काल में राजपूतों को ही दिया जाता था ये वतन जागीर, क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र मनसबदार अपने ही क्षेत्र में आवंटित होता था, देता था, किया, मतलब कि हम मनसबदार हैं, ठीक है, मेरा क्षेत्र है, हम चाहेंगे तो किसी भी व्यक्ति को जागीर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जिसको जागीर दिए, हम मनसबदार हैं, हम जिसको जागीर दिए उसका वेतन कम होना चाहिए, किससे, हमसे, ठीक है। तो आरंभ में क्या हुआ कि अकबर ने राजपूतों शासकों को अधिक दिया था ये वतन जागीर, किंतु बाद में ये वंशानुगत हो गया था, ठीक है। आगे देखिए इनाम जागीर। इनाम जागीर क्या है वो समझते हैं, ठीक है। इनाम जागीर,
ये किसी व्यक्ति की विशेष सेवा के बदले पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता था। देखिए, किसी विशेष सेवा के बदले ये पद एवं कार्य रहित होता था। इसके प्राप्तकर्ता कोई प्रशासनिक दायित्व तो नहीं दिए जाते थे। मदद ए मास नामक भूक्षेत्र इसी से सम्मिलित थे, जो विद्वानों, धार्मिक व्यक्तियों तथा सम्मानित व्यक्तियों को दिए जाते थे। मदद ए मास का शेरुगल भी कहा गया है। मदद ए मास भूमि का उत्तर मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ने वंशानुगत बना दिया जाता था। देखिए, बनाया था। कहने का तात्पर्य देख, इनाम जागीर किया है। इनाम जागीर हुआ कि विशेष सेवा के बदले, आपको विशेष सेवा के बदले कोई स्वरूप प्रदान किया जाता था, कोई विशेष जागीर प्रदान किया जाता था। आपको विशेष मतलब सेवा के बदले, आपको कुछ सेवा किए तो उसके बदले आपको जागीर दिया गया। हाँ भाई, आपको जागीर दिया गया। ठीक है, इसमें विद्वान था, धार्मिक व्यक्ति था, सम्मानित व्यक्ति को दिया जाता थे। मतलब नॉर्मल व्यक्ति को नहीं, विद्वान, धार्मिक व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति को। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मुगल शाह बहादुर शाह प्रथम ने से वंशानुगत बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जागीर है अल्तमगा जागीर। अल्तमगा जागीर क्या है? ये सर्वप्रथम जहांगीर के काल में प्रदान किया गया। सर्वप्रथम कब? तो जहांगीर के काल में। इसे किसी विशेष अनुग्रह प्राप्त परिवार के सम्राट को हो, देखिए, परिवार को, सम्राट को स्वर्णिम मुहर के साथ प्रदान किया जाता। देखिए, ये अल्तमगा जागीर क्या होता था? देखिए, इसे विशेष अनुग्रह प्राप्त परिवार को, ये किसी मतलब सम्राट के परिवार को ही दिया जाता था, मतलब किसी और को नहीं। ये देखिए, सम्राट के मुहर के साथ, देखिए, सम्राट के मुहर के साथ दिया जाता था। मतलब समझ रहे हैं, सम्राट के मुहर के साथ ही जागीर दिया जाता था। और ये किसे? तो ये विशेष अनुग्रह प्राप्त परिवार को, मतलब कि मतलब सम्राट कोई परिवार को दिया जाता था। सम्राट की कोई भी परिवार को, अपना गांव विशेष में किसी भी परिवार को दिया जाता था, तो उसे अल्तमगा जागीर कहा जाता था। आगे देखिए, एम्मा जागीर। एम्मा जागीर की शुरुआत जहांगीर ने की थी। ठीक है, ये मुस्लिम धर्मविदों, उलेमाओं को प्रदान किया गया जागीर थी। मतलब देखिए, ये मतलब ये भी किसी आम जनता को नहीं, ये मुस्लिम धर्मविदों और उलेमाओं को प्रदान किए जाते थे, जिसे एमा जागीर कहलाता था। क्या? तो एमा जागीर की आमदनी कहाँ से होती थी? जो जागीर दिया जाता था किसी व्यक्ति को, उसका आमदनी कहाँ से होती थी और क्या होता था जागीर, मतलब कि कैसे उसको वसूली सम्राट करता था। तो जागीर की आमदनी मुख्यतः लगान से, व्यापारिक चुंगी से, घाट से, पत्तों से लगने वाले चुंगी, अन्य विविध प्रकार के उपकर थे, जिन्हें शेर जिहाद कहा जाता था। ठीक है, जहांगीर की, देखिए यहाँ देखिए, नेक्स्ट है, जहांगीर की अनुमानित आय को जमा, मतलब कि जो अनुमानित आय होती थी उसे जमा और वास्तविक आय को हासिल कहा जाता था। जैसे कि अभी हम आपको ऊपर बताएं, हासिल और जमा। ठीक है, नियमितः जागीरदारों को अपनी जागीर से उन्हीं करों की वसूली की अनुमति थी जिसको अधिकार उन्हें सम्राट दिया जाता था। सम्राट जो अधिकार दिया जाता था जागीरदार को, वही अधिकार को ही अपना स्थान के मान सकता था और दूसरे अधिकार को वो जागीर पर नहीं अपना सकता था। ठीक है, आगे देखिए, जागीर की अनुमति आय। देखिए, लेखा जोखा कौन करेगा इसका आय का? जागीर की अनुमति आय का लेखा जोखा राजस्व मंत्रालय करेगा। कौन करेगा? राजस्व मंत्रालय के पास होता था। कर का निर्धारण एवं वसूली जागीरदार अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जाता था। जो जागीरदार हुआ करता था, वही कर का निर्धारण और वसूली करता था, खुद ही करता था। ठीक है, भू राजस्व निर्धारण में उसे राजस्व मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दरों का मानना पड़ता था। और वो स्वयं, अब जो वो कर का निर्धारण कर रहा है, वो स्पेशल राजस्व मंत्रालय का स्वीकृति पर ही अपना दर का अनुमान मानना पड़ेगा। जो राजस्व मंत्रालय ठान लेगा, वही जागीरदार कर का निर्धारण करेगा। ठीक है, आगे देखिए, फौजदार एवं सविनय निगार जागीरदार पर नियंत्रण रखते थे। देखिए, ये लोग नियंत्रण रखते थे, फौजदार और सविनयहार। ठीक है, जागीर में शाही आदेशों को कार्यान्वित करने का अधिकार फौजदार के पास था। ठीक है, और से देखिए, फौजदार के बात बता दिए हम, फौजदार क्या करता था? तो जागीर में शाही जो आदेश होते थे राजा सम्राट का, वो उसके पास अधिकार फौजदार के पास था। ठीक है, और सविनयहार के पास क्या था कि जागीरदारों की जितने भी गतिविधियां की सूचना
केंद्र को भेजता था, ये भेजता था, ये केंद्र को भेजता था, सूचना भेजता था। कौन? सेवानिगार, ठीक है, सेवानिगार, ठीक है। जागीरदारों को किसानों के शोषण की अनुमति नहीं थी, बल्कि उन्हें अपनी जागीर का विकास और कृषि की उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ता था।